स्टूडेंट्स, परीक्षा मंथन के अंतर्गत आज हमारे बीच सामाजिक विज्ञान के अध्यापक श्री संदीप मिश्रा जी और वाणिज्य के प्रवक्ता श्री सूर्यमणि जी उपस्थित हैं। आइए इनसे समझते हैं कि आखिर सामाजिक विज्ञान या वाणिज्य में बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम कैसे करें कि हमारे नंबर अच्छे आए। तो सबसे पहले सामाजिक विषय श्री संदीप मिश्रा जी अपने विचार व्यक्त करें। बोर्ड एग्जाम में बच्चों को कुछ टिप्स दें कि आखिर बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में सामाजिक विषय में अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि 4 सब्जेक्ट्स का ग्रुप होता है, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स को सम्मिलित किया जाता है। तो बच्चों, आपने देखा कि सर ने बताया कि सामाजिक विषय में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, इन 4 सब्जेक्ट का जो संगम है, ये चारों सब्जेक्ट मिल करके सोशल साइंस या सोशल स्टडीज बनाते हैं। इसमें आपको बहुत ध्यान से तैयारी करनी है, खास करके हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, सिविक्स की और इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमर्स यानी वाणिज्य के अंतर्गत भी आता है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच वाणिज्य विभाग के प्रवक्ता सूर्यमणि जी मौजूद हैं। सूर्यमणि जी, बोर्ड एग्जाम में बच्चे कैसे लिखें, कैसे तैयारी करें, क्वेश्चन नंबर कैसे लिखें, आंसर कैसे लिखें, क्या क्वेश्चन लिखना जरूरी है, इसके बारे में बच्चों को दिशा निर्देश दें कि आखिर उनके नंबर वाणिज्य में, कॉमर्स में अच्छे आए। Extremely thanks to you, sir, for giving me chance, for giving the advice regarding the examination pattern, means how the students will write the answer of the question in the examination. एक बार पुनः हिंदी में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको ऐसा अवसर दिया ताकि इस मीडिया के माध्यम से मैं बच्चों को कुछ टिप्स दे सकूं, अपने विचार प्रस्तुत करके उनको दिशा निर्देश दे सकूं कि वो परीक्षा में कैसे प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे और अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अभी अचानक आपका डेट शीट आ गया। बहुत सारे बच्चे हमारे पास फोन करने लगे कि सर हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। मैं कहता हूं, जब आप ठान लेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। समय कम नहीं होता है, सोच आपकी बुलंद होनी चाहिए। कम समय में भी टारगेट को प्राप्त करने के लिए हम तत्पर अगर रहें तो आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हैं। आपका सबसे महत्वपूर्ण यहां पर जो बात होगा परीक्षा में, वो समय का प्रबंधन होगा, मीन्स टाइम मैनेजमेंट। मैं कक्षा 12वीं के बच्चों को समझा दे रहा हूं कि वाणिज्य विषय के अंतर्गत आप 3 विषय मुख्य तौर पर पढ़ते हैं। एक है लेखाशास्त्र, जिसको इंग्लिश में हम अकाउंटेंसी कहते हैं। दूसरा है बिजनेस स्टडी, जिसको हम व्यावसायिक अध्ययन कहते हैं। और तीसरा है इकोनॉमिक्स, जिसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तीनों ही विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। आप परीक्षा में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपको मैं कक्षाओं में, जो बच्चे हमसे डायरेक्ट पढ़ते हैं, हमारे लेक्चर को सुनते हैं, कक्षाओं में मैं अपने बातों को बताता रहता हूं कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कैसे आंसर लिखें। आज के इस जो है साक्षात्कार में जो हमारे सर माननीय परीक्षा मंथन के अंतर्गत क्षितिज सर हमसे पूछ रहे हैं, तो हमें भी बहुत उत्सुकता हो रही है कि हम बच्चों को कुछ अच्छी बातें बता पाएं, जिससे कि वो अधिकतम अंक प्राप्त करके अपने अंक तालिका को, अर्थात की मार्कशीट को प्रस्तुत कर पाए, ताकि उनके अभिभावक और ये समाज उनको एक्सेप्ट करें और उनको जो है शुभकामनाएं दें और उनके प्रमोशन के लिए, उनके भविष्य निर्माण के लिए उनको शुभाशीष दे सकें। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास समय बहुत कम है। आप अक्सर देखा जाता है कि आजकल मोबाइल फोन में आप समय ज्यादा जो है वेस्ट कर रहे हैं। मोबाइल का प्रयोग उतना ही करें जब आपको लगे कि इसकी सच में अभी आवश्यकता है। अभी आप मोबाइल को अपने से थोड़ा सा दूर रखें और सिर्फ परीक्षा के बारे में, अर्थात अपने लक्ष्य के बारे में सोचें कि हमको परीक्षा में कैसे जाकर के अपने जो भी प्रश्न वहां पूछे जाएंगे उनका उत्तर लिखना है। आपको परीक्षा में कुल 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। अगर देखा जाए तो कुल 195 मिनट हो जाएगा।
195 मिनट्स। 195 मिनट को आप किस तरह से प्रयोग करते हैं बहुत मायने रखता है। आप पूरे वर्ष क्या अध्ययन किए वो मायने नहीं रखता है, आप परीक्षा में कितना अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण दिए, कितने अच्छे तरीके से प्रश्न का जवाब दिए, ये मायने रखता है। क्योंकि परीक्षक जब आपका कॉपी चेक करता है तो आपको जानता नहीं है कि आप किस विद्यालय के हैं, आप उनके विद्यार्थी हैं या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको आपका कॉपी देख करके उसका मूल्यांकन करके आपको अधिक से अधिक अंक देने का प्रयास करते हैं। आपको मैं अक्सर बताता रहता हूं कि आप जब भी किसी परीक्षा में बैठे तो 100% अर्थात कि 100% क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने का प्रयास करें, एक भी प्रश्न ना छोड़ें। आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है उसमें कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं, कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, कुछ जो है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और कहीं कहीं प्रश्न में जो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है उसमें वर्ड लिमिट भी दिया रहता है। तो आप वर्ड लिमिट भी देखें, उसके साथ ही साथ में आप जो है टू द पॉइंट लिखने का प्रयास करें, अधिकतम लिखें, लेकिन उसमें सही उत्तर क्या होगा इस पर विशेष ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, एमसीक्यू पे बहुत सारे बच्चे ज्यादा समय दे देते हैं। एमसीक्यू पे ज्यादा समय ना दें आप। अगर आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैक्सिमम 15 मिनट दें। आप 15 मिनट में एमसीक्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन पढ़ना है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को तुरंत लिख देना है। इसके साथ ही साथ में जैसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है उसमें लगभग 40 से 50 शब्दों में लिखना रहता है, या 35 to 45, 50 ऐसे शब्दों में लिखना रहता है। उसमें कोशिश करें कि टू द पॉइंट आप लिखें, ज्यादा इधर उधर की बातें ना लिखें। आपको 3 ही नंबर मिलने हैं, 2 ही नंबर मिलने हैं, आपको 6 नंबर नहीं मिल जाएगा। आप वेरी शॉर्ट में उसी हिसाब से समय पहले से मैनेज कर लें कि कितना टाइम उस पर देना है। एक चीज और ध्यान रखें, अगर आप प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हैं और अचानक कहीं भूल जाते हैं तो उसमें बहुत समय मत दें कि हमको याद आएगा तब लिखेंगे, याद आएगा तब लिखेंगे, क्योंकि वो समय जब निकल जाएगा तो फिर आपको टाइम मिलने वाला नहीं है और आपका आगे प्रश्न छूट जाएगा। और आप अगर मान लेते हैं कि 100% नहीं कर पाते हैं, 80 मार्क का ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपका वैल्यूएशन 80 में होगा। आप 70 करते हैं तो 70 में होगा, देन हाउ यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क, आप ज्यादा मार्क पाएंगे ही नहीं। तो इस बात पर विशेष ध्यान दें कि अधिक से अधिक प्रश्न जो है अर्थात कि पूरे प्रश्न को ही आप टच करें, सारे प्रश्न लिखें, क्योंकि परीक्षक वहां नंबर आपको जरूर देगा अगर आप कंसेप्ट लिखे हैं तो। इसके साथ ही साथ में आप जो है अभी तैयारी कैसे करेंगे। आप चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे तो कभी कभी ये लगता होगा ये भी मुझे नहीं आ रहा है, ये भी मुझे नहीं आ रहा है, साल भर तो हम ठीक से पढ़े ही नहीं है, अब क्या करें, परीक्षा सामने है, स्टेज में आप जा रहे होंगे, बहुत मतलब कि परेशान लग रहे होंगे। मैं कह रहा हूं परेशान होने से कोई भी समस्या का हल नहीं होने वाला है। आप परेशान होंगे, परेशानी बढ़ जाएगी। आप सोचिए कि जितना समय बचा है उसमें हम अधिकतम क्या कर सकते हैं। जो आपको लगे कि सबसे आसान चैप्टर है, सबसे पहले उसको आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको कंफर्म है कि आप उसको लिख ही ले जाएंगे। और जिस जहां पे लग रहा है कि ये चैप्टर हम बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार भूल जा रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, उसको थोड़ा सा बाद में तैयारी करें, लेकिन थोड़ा स्पीड में काम करें। मार्च से आपका जो है पेपर जो है स्टार्ट होने वाला है और आप उसमें पेपर देने जाएंगे तो आप घबराए हुए रहेंगे, कुछ बच्चों को बुखार चढ़ जाता है, तो ये सब कुछ नहीं मतलब है। इससे कोई भी जो भी एग्जामिनर होता है उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आप कितना प्रेजेंट करते हैं ये मायने रखता है। अब आप घर पे जब बैठते हैं आप टाइम वहां भी डिसाइड करें कि किस सब्जेक्ट को क्या समय देंगे। आप हिंदी इंग्लिश भी ना छोड़ें। हिंदी इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ये लैंग्वेज है, लेकिन ये भी स्कोरिंग करता है और आपके मार्कशीट को बहुत शुद्ध और जो है सरल और बहुत ही आकर्षक बनाता है। ये आप कहीं भी इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां उसका हेल्प मिलता है, लाभ मिलता है कि ये बच्चा जो भाषा का भी ज्ञान अच्छे से रखता है। तो इस प्रकार से आप देखिए अकाउंटेंसी विषय में आप जो है जब पढ़ते होंगे तो जैसे कंपनी अकाउंट है, कंपनी अकाउंट में अगर आप शेयर पढ़ रहे हैं तो शेयर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा प्रोराटा अलॉटमेंट इंपॉर्टेंट है। प्रोराटा अलॉटमेंट पढ़िए, उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़िए उसमें, ठीक है। इसी प्रकार से री इश्यू ऑफ शेयर पढ़िए उसमें। इसी प्रकार से अगर बिजनेस स्ट्रेटेजी में देखिए टोटल मैनेजमेंट पे बेस्ट है, चैप्टर पूरा बुक ही आपका बिजनेस मैनेजमेंट, तो उसमें एफडब्ल्यू टेलर हो गए, हेनरी फ्रेल हो गए, उनके प्रिंसिपल्स को पढ़िए। तो आप उसमें पढ़िए कि मुख्य क्या है और कहां से ज्यादा मार्क आ सकते हैं। आप वैसा स्ट्रेटेजी बनाइए, जस्ट मेंटेन योर स्ट्रेटेजी फॉर द प्रिपरेशन, अदरवाइज आप एग्जाम में अच्छे मार्क नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमारी शुभकामनाएं, हमारे सभी शिक्षकों की शुभकामनाएं कि आप अधिकतम अंक प्राप्त करें, लेकिन आपका यहाँ पर जो एक रणनीति होगी परीक्षा से संबंधित वो बहुत बेहतर होनी चाहिए कि कम समय में अधिक से अधिक हम कैसे गेन कर सकते हैं। अब आई बात अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र अभी हमको लग रहा है कि आप सभी बच्चों के लिए बहुत नया विषय होगा। उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें जो नेशनल इनकम जो चैप्टर है वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा।
तो नेशनल इनकम में आप देखिए कि सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं। तो कभी भी टारगेट अपना छोटा मत बनाइए। आप सोचिए कि 100% अगर अटेम्प्ट करेंगे तो निश्चित है हमारा 99 प्लस आएगा, तो 99 अगर सोचेंगे तो 85 प्लस तो आ ही जाएगा, 90 प्लस तो आ ही जाएगा। निश्चित आप उसी के आसपास रहेंगे, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको प्रयास करना होगा। बहुत अच्छी जानकारी कॉमर्स के लिए। अक्सर सामाजिक विषय में जो भूगोल का प्रश्न पेपर होता है, ज्योग्राफी का, उसमें देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, विषुवत रेखाएं, कर्क रेखा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आखिर बच्चे कैसे फिगर को ड्रॉ करें, क्या करें कि उनका जो कॉन्सेप्ट है देशांतर रेखाओं का, विषुवत रेखाओं का, कर्क रेखा का, ये क्लियर हो सके। देखिए, ज्योग्राफी में, भूगोल में ग्लोब और मानचित्र का बहुत बड़ा रोल होता है। मानचित्र को समझना और ग्लोब को समझना सबसे बड़ा, एक तरह से उसमें बहुत बड़ा मतलब स्टडी का मेन पॉइंट होता है। तो ग्लोब को समझ के कि देशांतर रेखा क्या है, जैसे ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखाएं जो ग्लोब पर खींची गई हैं उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। इसके अलावा कर्क रेखा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। इसी तरह से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। लेकिन इन सभी रेखाओं का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो मैप स्केल के माध्यम से बच्चों को समझाया जाता है। जो बच्चे अच्छे से समझते हैं, उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उनको वो फिगर उनके दिमाग में एक तरह से सेट हो जाता है। और उसके बाद कभी भी जब इनकी चर्चा होती है या कभी भी उनसे प्रश्न पूछा जाता है तो आसानी से वो जवाब दे देते हैं और लिखने में भी उनको आसानी होती है। तो इसलिए मैप का और ग्लोब का बहुत बड़ा रोल होता है। मैप और ग्लोब को हमेशा देखते रहें और उसको हमेशा 10 मिनट 5 मिनट जब मौका मिले अपने स्टडी रूम में एक मैप चिपका लें, पॉलिटिकल मैप चिपका लें, फिजिकल मैप चिपका लें, वर्ल्ड का हो, इंडिया का हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर बोला, अपने कमरे में जहाँ पे पढ़ाई करते हैं वहाँ पे एक ग्लोब होना चाहिए। वहाँ कम से कम 2 तरह के मैप होने चाहिए, एक तो वर्ल्ड का, एक भारत का। तो उसमें भी 2 तरह के मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप होता है और एक फिजिकल मैप होता है। पॉलिटिकल मैप जिसमें राज्यों की बाउंड्री होती है, देश की बाउंड्री होती है कि एक सीमा के अंदर ये देश है, उसके बाहर दूसरा देश है, उस मैप को हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। और जिसमें पर्वत होते हैं, नदी, झील, तालाब या फिर प्राकृतिक चीजें, एनवायरनमेंट जो होता है, वो उस मैप को हम कहते हैं फिजिकल मैप। तो दोनों मैप का अच्छे तरीके से डेली 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जब भी जितना टाइम इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उसको देखते रहें और धीरे धीरे इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। कौन सा देश किस देश का पड़ोसी देश है, या मान लेते हैं भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत के दक्षिण में कौन सा देश है, पूर्व में कौन सा देश है, पश्चिम में कौन सा देश है, वो मैप के स्किल से ही हमारे दिमाग में इन चीजों का ज्ञान हमारे दिमाग में समावेश होगा। तो इस तरह से मैप और ग्लोब को अच्छे तरह से देखते रहें। जैसे हिस्ट्री में अक्सर बच्चे जो डेट होते हैं, हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर उस डेट को बच्चे याद कैसे करें? देखिए, हिस्ट्री को याद करने का सबसे आसान तरीका है इतिहास के स्टोरी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ा जा सकता है। जैसे हम हमारे बड़े बुजुर्ग कोई स्टोरी अगर सुना देते हैं और वो स्टोरी हमें याद हो जाता है, पहली बार में याद हो जाता है। इसी तरह से अगर इतिहास को कहानी के रूप में हम अगर लेते हैं तो वो एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में सेट हो जाता है कि कौन सी, अगर मान लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, या फिर चौरी चौरा कांड हुआ, या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इसका किस तरीके से टीचर रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों को, एक स्टोरी माध्यम से स्टेप बाय स्टेप अगर पढ़ाते हैं और डेट वाइज पढ़ाते हैं तो हम जानते हैं बच्चे अच्छे तरीके से उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम उसे अच्छे तरीके से सुने और उसमें इंटरेस्ट लें तो इतिहास भी एक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होगा। हालांकि बच्चे उसको अच्छे तरीके से नहीं लेते हैं, लेकिन होना चाहिए।
तो स्टूडेंट्स, आपने देखा जो डेट के संदर्भ में सर ने बात किया, कई बच्चे सोचते हैं कि 200 AD क्या है, 200 BC क्या है, 200 BCE क्या है। अक्सर ये हिस्ट्री की किताबों में लिखा रहता है। तो मैं आपको बताता हूं 200 BC। BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, और कुछ किताबों में लिखा रहता है BCE। BCE का मतलब होता है बिफोर क्रिश्चियन एरा। तो आपको मालूम है दुनिया में कई इस्लामिक कंट्रीज भी हैं, तो उनको इस पे आपत्ति थी, ऑब्जेक्शन था कि BCE यानी बिफोर क्रिश्चियन एरा क्यों कहा जाता है। तो उन लोगों ने BC लिखना स्टार्ट किया। उसी तरह AD है, AD यानी ईसा के जन्म के बाद। BC है, BCE है और AD है। इसके बारे में संदीप सर कुछ प्रकाश डालें। देखिए, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो हम लोग ईस्वी कैलेंडर या जो ग्रेगोरियन कैलेंडर को हम लोग फॉलो करते हैं, ज़्यादातर विश्व के देशों में इस कैलेंडर का यूज किया जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत कहीं से हुई है, और शुरुआत कहाँ से हुई है? इस जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से ही, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से ही ईस्वी कैलेंडर की शुरुआत हुई। लेकिन हमारे देश में इसके पहले भी कैलेंडर थे। तो विक्रमी संवत हमारे देश में चल रहा था, उसके भी पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर और माया सभ्यता के तमाम कैलेंडर चल रहे थे। इस तरह से तो जो बिफोर, अब ईस्वी संवत जो है जहां से शुरू हुआ, तो क्या उसके पहले धरती नहीं थी, मानव सभ्यता नहीं था, या मानव संस्कृति नहीं थी? सब कुछ था। लेकिन इतिहासकारों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जब उसको कार्बन चीजें जब मिलती गई, सभ्यता का जब नॉलेज हुआ, हम जाने कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, वहां पे जब खुदाई हुआ, चीजें पाई गई, तो पता चला कि आज के लगभग 5000 साल पहले की हैं। अब हम तो 2020 या 22, अभी करंट में 2022 चल रहा है, 2022 तक ही जानते हैं। और वो 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता वहां पे भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में पहले से, और वो वेल प्लान्ड एकदम, जो शहरी सभ्यता थी, आज के 5000 साल पहले शहरी सभ्यता वहां पे विद्यमान थी। सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं मानव सभ्यता बहुत प्राचीन काल से ही, और मानवीय मस्तिष्क बहुत प्राचीन काल से ही डेवलप रहा है। अपने आप को एस्टेब्लिश करने में और अपने आप को इम्प्रूव करने में हमेशा उन्होंने अपने ब्रेन का यूज किया है। उन समय को जानने के लिए और एग्जैक्ट समय को जानने के लिए ईसा के जन्म के पहले के टाइम को BCE में रखा गया, या BC कहा जाता है। जैसे हमारे देश में सिकंदर का आक्रमण हुआ 326 BC है, 326 BC में सिकंदर का आक्रमण होता है। और बुद्ध काल पढ़ेंगे, जैन धर्म का उत्कर्ष पढ़ेंगे, इन सभी का BCE में है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, इस टाइम को यानी BCE और AD का जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो ईसा मसीह के जन्म के समय से शुरू होता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो भी चीजें हैं उसको AD में रखते हैं, और उसके पहले के जो टाइम है उसको BCE में रखा जाता है। तो संदीप सर ने बताया ईसा के जन्म के बाद AD, ईसा के जन्म के पहले BC या BCE, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर क्राइस्ट एरा। एक चीज और आपको बहुत ध्यान देना है, सेक्शन होते हैं क्वेश्चन पेपर में बोर्ड के, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D, सेक्शन E। खास करके सामाजिक विषय के पेपर में, भूगोल का अगर पेपर, भूगोल के क्वेश्चंस हैं तो सेक्शन A में है, इतिहास के हैं तो सेक्शन B में है, नागरिक शास्त्र के हैं तो सेक्शन C में है। जब इसका आंसर आप कॉपी पे लिखेंगे तो सेक्शन के साथ लिखेंगे। यदि आप सेक्शन के साथ नहीं लिखेंगे तो जो एग्जामिनर होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, और जब कंफ्यूज हो जाएगा तो आपके नंबर, आपने तो सही लिखा, लेकिन यदि आप सेक्शन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन का जो प्रॉपर सीक्वेंस है वो नहीं लिखेंगे, उसका नंबर नहीं लिखेंगे। इसके बारे में सूर्यमणि सर जरा कुछ बताइए कि सेक्शन क्यों लिखना जरूरी है और आंसर नंबर लिखना क्यों जरूरी है।
विदाउट आंसर नंबर क्या बोर्ड की कॉपी आप चेक करते हैं? जो बच्चे बोर्ड की कॉपी में सेक्शन नहीं लिखते या क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते, उनको फिर कैसे क्या करते हैं आप बोर्ड एग्जाम में? सर, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है। ये अक्सर देखा जाता है कॉपियों में कि जब बच्चे क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो कभी कभी आंसर नंबर करेक्ट नहीं लिखते हैं। जैसे एमसीक्यू की ही बात ले लिया जाए तो एमसीक्यू में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है और लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन 4 पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। अब उसके बाद में उसमें दिया रहता है 1 का क्वेश्चन लिखा रहेगा, फिर इसके बाद में उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ए बी सी डी दिए रहते हैं। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, आंसर नंबर ही ठीक से नहीं लिखते हैं, लिख देंगे क्या आंसर नंबर 1 2 3 4 5, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है, रोमन अंक में लिखा हुआ है, तो आप लिखिए आंसर नंबर 1, ब्रैकेट में लिखिए 1, उसका आंसर लिखिए, अगर डी सही है तो डी लिख करके उसका आंसर लिखिए। तो इस हिसाब से जो मार्किंग होती है बहुत बेहतर तरीके से एग्जामिनर कर पाता है। अगर मान लेते हैं कि अभी जैसे वेरी शॉर्ट में अगर हम चले जाएं, वेरी शॉर्ट में अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखे हैं तो उसमें करीब 10 क्वेश्चन मान लेते हैं, और फिर वेरी शॉर्ट में फिर तो दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है, मींस क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि 1 में वो सब 1 2 3 4 जो रोमन अंक में लिखे हुए हैं, ठीक। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उसमें अगर 2 से शुरू हुआ तो बच्चों को लिखना चाहिए, हेडिंग डाल देना चाहिए पर कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो लिखिए आंसर नंबर 2। फिर इसके बाद में जैसे मान लेते हैं पूछा जा रहा है, सपोज दैट कि इकोनॉमिक्स का पेपर है, पूछा जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्या महत्व है। तो आप जब लिखते हैं आप एक कोशिश और किया करिए कि आप जो आंसर शीट होती है, आंसर शीट के एकदम बीचों बीच आंसर नंबर लिखा करिए। जैसे मेल जो पेपर होता है एकदम बीच में लिखिए, तो इससे क्लासिफिकेशन ऑफ द आंसर्स पता चल जाता है कि ये पहले का क्वेश्चन का आंसर है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है। तो परीक्षक को कॉपी चेक करने में भी बहुत सुविधा होती है और वो कोई आपका प्रश्न का आंसर छूटने नहीं पाता है। अदरवाइज कभी कभी स्पीड में आपके आंसर जो है चेक तो हो जाते हैं किसी और का मान करके, उस पर मार्किंग नहीं हो पाती है और आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, आपको कम नंबर मिल पाता है। तो इस प्रकार से इन सभी बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। और एक चीज और उसमें ध्यान देना चाहिए कि अगर जैसे मान रहा हूं कि पूछ रहा कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो आप हेडिंग डालिए, आप लिखिए क्या कि अर्थशास्त्र का आशय। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, और फिर उसको अंडरलाइन कीजिए और उस लाइन को छोड़ करके उसके नीचे से लिखना शुरू कीजिए, तो बहुत इफेक्टिव लगता है आपका आंसर। और परीक्षक को बहुत साफ सुथरा लिखिए, मतलब कि आपकी जो हैंड राइटिंग है नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, शब्दों के बीच में गैपिंग होनी चाहिए, ये नहीं कि एक ही बार पेन रख रहे हैं और इसके बाद में तैर रहे हैं, उसमें गोता लगा रहे हैं। तो इससे परीक्षक को भी पढ़ने में दिक्कत होती है और इरिटेट होता है एग्जामिनर, और इससे आपके नंबर कम आ जाते हैं। जैसे आपको अगर फुल नंबर देना भी चाहेगा तो नहीं देता है वो, क्यों? सोचता है कि बच्चा तो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। आप परीक्षक को आसान कर दीजिए कॉपी चेक करने के लिए, जितना ही परीक्षक आसानी महसूस करेगा उतना ही आपको अच्छे अंक मिलेंगे। आप थोड़ा ही लिखिए लेकिन बेहतर तरीके से लिखिए। अगर आप कोई विशेष चीज लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने पूछा कि इंडियन इकोनॉमी में स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स का क्या जो है इंपॉर्टेंस है, तो उसमें अगर बीच में कुछ कंटेंट अच्छे डाल रहे हैं तो उसको आप ब्लैक पेन जो लिए हैं उसे हाईलाइट कर दीजिए कि ये हमने बहुत अच्छी चीजें डाली हैं। तब उस एग्जामिनर पूरा नहीं पढ़ेगा आपका, वही लाइन पढ़ेगा, आपको टिक करके अगर 7 नंबर का है तो 7 नंबर अगर नहीं देगा तो आधा नंबर काट करके 6.5 नंबर जरूर दे देगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। कहने का अभिप्राय क्या है कि सर ये प्रश्न बहुत अच्छा आपने किया, अक्सर हम भी एक्सपीरियंस किए हैं, बहुत ही दिक्कतें होती हैं। बच्चों को हो सकता है कि स्कूल में ना बताया जाता हो या फिर बताया जाता हो तो बच्चे उसको फॉलो ना करते हो। तो ये बच्चे आप सभी लोगों के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छा करेंगे, लेकिन फिर भी आप गलती कर बैठते हैं, ठीक है। गाना गाने लगते हैं, दिल गलती कर बैठा जी, तो वहां पर ये काम नहीं करना है, वहां पर गाना काम नहीं करेगा, आपको आंसरिंग ठीक से करना है। आपको जो है आंसर नंबर करेक्ट लिखिए। आप अगर पूछा जाता है कि जो है जीडीपी किसे कहते हैं, तो जीडीपी के कंटेंट क्या होंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ठीक है, वो चाहे देखिए ये इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो उसमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या है, ये सारी चीजें आपको बहुत गहन तरीके से पढ़ करके उसके कंटेंट को लिखना है। आंसरिंग तो बहुत करेक्ट लिखना है, क्योंकि आंसर नंबर आप लिख रहे हैं दूसरे का और डाल दिए तीसरे का। अब परीक्षक क्या करेगा, अब कंफ्यूज होगा परीक्षक कि दूसरे का लिख रहा है कि तीसरे का लिख रहा है, किस पे नंबर दें, नहीं समझ में आएगा, काट देगा सीधे होगा आपका, अब काट देगा तो आपको नंबर नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान दें बच्चों कि आप जो भी प्रश्न का उत्तर देते हैं उसका देखिए कुछ सीरियल नंबर क्या है, उसका क्रम संख्या क्या है, किस क्रम का वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 लिखिए, उसका आंसर नंबर 1 लिखिए। अगर क्वेश्चन 2 है तो आंसर नंबर 2 लिखिए। मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि आप जिस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं वही वहां पर डिनोट किए हैं आप, तब तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अदरवाइज आप समस्या में पड़ सकते हैं, आपके नंबर खराब आ सकते हैं। सामाजिक विषय और कॉमर्स यानी वाणिज्य के 2 वरिष्ठ शिक्षकगण आज हमारे साथ थे। इन लोगों को बोर्ड एग्जाम कराने का, कॉपी चेक करने का
पूरा अनुभव है। इन्होंने अपने पूरे अनुभवों को निचोड़ करके इस वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत कर दिया है। आप सभी दोनों महानुभाव का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि इतनी जो आपके एक्सपीरियंस हैं बोर्ड की कॉपी चेक करने का, बोर्ड का एग्जाम लेने का, बिल्कुल बच्चों को बहुत सीधे और सरल तरीके से आपने बताया। इसके लिए आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।